चलो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। ड्राइंग ड्राइंग जो होता है दोस्तों, ड्राउनिंग ड्राउनिंग यानी डूब जाना। अगर आप पानी के अंदर डूब जाते हो, ठीक है, उसको कैसे कंसिडर करोगे और उसको कैसे ठीक करोगे? जब कभी लिक्विड में आप किसी चीज को इमर्शन करते हो, डुबाते हो, या फिर से ऊपर आकर फिर सबमिशन करते हो, इसको जो इसके लिए एक्सपीरियंसिंग होता है रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट के प्रोसेस के जैसे दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा वहां पर ड्राउनिंग को डिस्क्राइब करता है। यानी एक बार आपने नीचे करा, कितने देर नीचे रहा, ठीक है, ज्यादा समय रहेगा तो वहीं डूब जाएगा। आया फिर गया, आया और गया। जैसे मान लो बाढ़ आ गई और अचानक कोई उसमें फंस गया है, और फंस के वो बार बार मूवमेंट करते जा रहा है और डूबते जा रहा है, ऊपर आते जा रहा, डूबते जा रहा, ठीक है। तो उस इमर्शन में वाटर के अंदर नॉस्ट्रिल के साथ जो नाक होती है आपकी, ड्राउनिंग इन्वॉल्व होता है। यानी नाक के माध्यम से जो पानी होता है वो अंदर चला जाता है और एयर जो आना चाहिए वो एयर ब्लॉक हो जाती है। और सबमर्शन में, जब आपका सबमर्शन होता है दोस्तों, सब इमर्शन लगातार, तो वाटर लेवल के ऊपर नॉस्ट्रिल के साथ ड्राउनिंग होता है। अर्थात आप ऊपर आए फिर नीचे गए, फिर आए ऊपर फिर नीचे गए। अगर आप नीचे होते तो आप नोज के लेवल पर, नॉस्ट्रिल के लेवल पर ड्राउनिंग हो चुका होता है, यानी नाक में पूरा पानी फिलअप हो चुका होता है। लेकिन आप जब सब इमर्शन करते हो, बार बार ऊपर नीचे होते हो, तो नॉस्ट्रिल के साथ में वहां पर दोस्तों वाटर लेवल के ऊपर आपको वहां पर नॉस्ट्रिल के साथ ड्राउनिंग होता है दोस्तों। यानी थोड़ा पानी गया, फिर आप नीचे गए, फिर ऊपर गए, इस प्रकार से नोज में थोड़ा 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 पानी रिकरेंटली जाएगा, तब नोज कॉमनली ब्लॉक होता है। ड्राउनिंग के कॉमन कॉज जो होते हैं दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। जिसको तैरना आता है वो तो तैर के निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि एनवायरमेंट, एज, पर्सन की कंडीशन पर डिपेंड करता है ड्राउनिंग दोस्तों। इसलिए ड्राउनिंग के कॉमन कॉज जो होते हैं दोस्तों, इनएबिलिटी टू स्विम, यदि आपको तैरना ही नहीं आता है, ठीक है। लेक ऑफ अटेंशन ऑन चिल्ड्रन इन स्विमिंग पूल और बाथ क्लब, ठीक है। जो स्विमिंग पूल होता है वहां पर बच्चों के प्रति जो उसको ट्रेनर होता है वो लेक ऑफ अटेंशन देता है, तो कई बार बच्चे ऐसे डूब के मर जाते हैं, ठीक है। फ्लड्स, अगर बाढ़ आ गई उसमें लोग मर जाते हैं। बोट एक्सीडेंट, आप नाव में जा रहे हो और आपको तैरना नहीं आता और बोट का एक्सीडेंट हो गया, आप डूब के मर जाओगे, ठीक है। फैलिंग थ्रू थीन आइस, जो लोग बर्फ के लेवल पर चलते हैं, वो थीन बर्फ के ऊपर चल रहे हैं और अचानक वो बर्फ का टुकड़ा टूटा और आप नीचे चले गए, ठंडे पानी में वही जम जाओगे आप, ठीक है। वो फॉलिंग थ्रू थीन आइस के लेवल पर आप उसी समय ड्राउनिंग के शिकार हो जाएंगे। अगर आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं जब स्विमिंग कर रहे हैं, प्रोहिबिटेड होता है, लेकिन अगर आप पी रहे हैं, आप मान के चलिए आपको ड्राउनिंग हो सकता है। मेडिकल इमरजेंसी, जैसे हीट, आप वहां पर देखते हो दोस्तों, कई बार क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। कई बार हीट के कारण बॉडी के अंदर सीजर्स आ जाते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में भी अगर किसी को प्रॉब्लम ऐसी है और वो समुद्र के किनारे या पानी के किनारे जाता है, वो उसके लिए डेंजरस होता है, कभी भी उसको सीजर्स आ सकते हैं। यहाँ पर सीजर आए वो तुरंत मर जाता है दोस्तों। ट्रॉमा ड्यू टू इंजुरी व्हाइल डाइविंग इन शेलो वाटर, यदि आप गहरे पानी में जाकर ड्राइविंग कर रहे हो
आप मान के चलो वहां से आपको ट्रॉमा हो रहा है, ठीक है, इंजुरी हो रही है, और इसी के कारण दोस्तों आप वहां पर जाकर बिल्कुल डूब के शांत हो सकते हैं, आपकी डेथ हो सकती है। डेंजरस अंडर वाटर ब्रीथ होल्डिंग बिहेवियर, यानी आपका बार बार आप क्या करते हो कि पानी के अंदर गए और वाटर को रोक, भी प्रैक्टिस करिए पहले। आप बगैर प्रैक्टिस किए अंदर वाटर के अंदर जाकर आप सांस को रोक रहे हो, ऑटोमेटिक अपने खुद के द्वारा सांस को रोक रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है डेंजरस हो जाता है, वो व्यक्ति अंदर का अंदर रह जाता है दोस्तों। कई लोग सुसाइड करते हैं, ये वो कारण होते हैं जो ड्राउनिंग को कॉज करता है दोस्तों। इसीलिए ड्राउनिंग के कंसिक्वेंसेस हमको पता होना चाहिए। अगर हमें पता और इमरजेंसी केसेस हमारे पास आते हैं तो क्या हम लोग हैंडल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। ड्राउनिंग वर्ल्ड में एक्सीडेंटल डेथ के कारण होने वाला थर्ड मोस्ट कॉमन काज होता है दोस्तों। जब ड्राउनिंग होता है ना तो पर्सन क्या होता है, पैनिक हो जाता है, ठीक है, वो ब्रीदिंग के लिए स्ट्रगल करता है दोस्तों, बहुत एफर्ट करता है ताकि वाटर लेवल के ऊपर हेड को ला सके, लेकिन उसका वजन, उसकी इमोबिलिटी, वो अपने आप को अगर हल्का छोड़ दे तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाथ पांव चलाता है, और इसी कारण से दोस्तों वो नीचे की तरफ जाने लगता है, और यही कारण है ये रिकरेंट सब इमर्शन के लेवल पर चले जाता है, जो बहुत टायर्ड पैदा करता है, उसकी बॉडी में बहुत टायर्डनेस आ जाती है, ठीक है, वो बार बार हेल्प करने के लिए कॉल करने में अनेबल होता है। अब वहां अंदर बाहर जा रहा है तो वो चिल्लाएगा क्या, पानी उसके मुंह में चला जाएगा, है ना। यही कारण है दोस्तों वोकल कार्ड का स्पाज्म वाटर के अंदर कास्ट हो जाता है, वोकल कार्ड में स्पाज्म शुरू हो जाता है, ये भी हेल्प के लिए शाउट को प्रिवेंट कर देता है, ठीक है। यही कारण है ड्राउनिंग के कारण जो मेजर कंसर्न होता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है दोस्तों, उसका फेलियर हो जाना। आपको क्या करना है उसको उल्टा लेटाकर उसको पंपिंग करना है, जितना पानी अंदर था निकाल देना है, और उसके बाद में मुंह को एक साइड टेढ़ा करके वहां पर कोशिश करना है कि उसके हार्ट को पंपिंग करके मुंह से माउथ टू माउथ ऑक्सीजन की सप्लाई कर सके, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रेन को प्रॉपर वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिली तो ब्रेन टिश्यू का डैमेज हो जाएगा, और कई बार मेंटली रिटार्डेड होकर मेमोरी लॉस होगा, अगर वो बचेगा, अगर नहीं हुआ वो डेथ में चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए जितने भी रेस्क्यूड पर्सन होते हैं उनके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, उन्हीं सिम्टम के अनुसार कॉन्शियस या अनकॉन्शियस जो कंडीशन होती है नियर टू डेथ, बिल्कुल पास में होता है डेथ के, बस आपको वहां पर दोस्तों थोड़ा सा सावधानी बरतना है, और वहां पर पर्टिकुलर उसका ट्रीटमेंट उसी के अकॉर्डिंग करना है। याद रखना दोस्तों, उसे साइनोसिस की कंडीशन कहा जाता है, जब वहां पर उसमें ग्रेस्पिंग होता है, ठीक है, ग्रेस्पिंग टाइप का ब्रीदिंग होता है, जो कि यहाँ पर जब आप देखोगे उसको कफिंग होगा, वीजिंग साउंड होगा, आपको अंदर सुनाई देगा, इन दोनों साउंड कफिंग और वीजिंग साउंड के साथ ये अकम्पनीड होता है। इसीलिए दोस्तों जो लंबे समय तक जो सबमिशन होता है, कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है इसकी, ठीक है, अगर सब इमर्शन उसको ऊपर नीचे पानी के लंबे समय तक होता है, तो ऐसा व्यक्ति जिसे लंबे समय तक डुबकी लगाने के बाद रेस्क्यू किया गया है दोस्तों, उसमें बहुत सारे पर्टिकुलर क्या है, वो बहुत सारा पानी पी चुका होगा, है ना। अब वो गंदा पानी है, कैसा पानी है आप जानते हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उसको पूर्ण रूप से रेस्पिरेटरी ट्रैक का अर्थात एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा, ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा, और यही कारण है एस्पायरेशन न्यूमोनिया, ठीक है, एस्पायरेशन न्यूमोनिया जो कि ड्राउनिंग के दौरान फॉरेन पार्टिकल के इनहेलिंग के कारण होता है, ठीक है। जितने भी फॉरेन पार्टिकल जाएंगे न्यूमोनिया डेवलप करेंगे दोस्तों। यदि पेशेंट कोल्ड वाटर में ड्राउन करता है दोस्तों, तो उसे हाइपरथर्मिया के नामक जो प्रॉब्लम है, अर्थात बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाइटिलिटी की प्रोसेस होती है, एक आप हाथ को गर्म पानी में डालिए और उसको आप निकाल लीजिए, कुछ समय बाद इस हाथ से भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा, ठीक है, और अगर इस हाथ को आपने ठंडे पानी में डाला तो इस गर्म पानी में डाले हुए हाथ से भी ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। ये वाइटिलिटी होती है, आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है दोस्तों, इसीलिए ये हाइपरथर्मिया यहाँ पर कॉज करता है, इसीलिए उसको बहुत तेजी से फीवर चढ़ेगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है, याद रखना, पार्शियल, अगर वहां पर ऑक्सीजन की कमी कुछ समय के लिए हो तो पार्शियल डैमेज, और नहीं तो परमानेंट डैमेज हो सकता है दोस्तों। ये बेसिक साइंस था जो मैंने आपको बताया। इसमें सबसे पहला इफेक्ट आपको ये था कि उस पेशेंट को कम से कम उस कंडीशन में सेव कीजिए। दूसरा, S1 अल्टरनेट S10 P1 को एक ग्लास में जितनी ज्यादा पॉजिटिव गोलियां आप डाल के घोल कर दे सकते हो, उसको एक एक चम्मच वहां पर देना चालू करिए। इससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, और उसका जो पर्टिकुलर फॉरेन मैटर है S10 P1 क्या करेगा, फॉरेन इन्फेक्शंस को भी बाहर निकालेगा, और साथ में S1
उसकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं सब टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर निकाल देता है। ये सबसे बेस्ट इफेक्ट देखने को मिलता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिस्टम में। ठीक है, तो ये मेन साइंस था, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं साहब हमें एक्सपोजर ऑफ कोल्ड हो गया, हमें एक्सपोजर ऑफ हीट हो गया। आप क्या सोचते हैं, आपका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड, यदि कोई व्यक्ति लगातार कोल्ड के एक्सपोजर के कारण बॉडी टेम्परेचर के सारे मैकेनिज्म के द्वारा मेंटेनेंस होता है, तो आपको याद रखना है कि बॉडी में क्या होता है, हीट प्रोडक्शन, प्रिवेंशन ऑफ हीट लॉस। ये दो प्रोसेस लगातार होती रहती है। बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या करेगी, हीट का प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, दूसरा, जब ये हीट का प्रोडक्शन हुआ तो इसमें एनर्जी होती है। ठीक है, वो एनर्जी आपके लिए नेसेसरी होती है। दूसरी बात, एक नॉर्मल हीट आपके बॉडी में होती है, वो नॉर्मल हीट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए हीट लॉस का प्रिवेंशन, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका कितना लॉस करना है, जरूरत से ज्यादा लॉस नहीं करना, क्योंकि हीट लॉस का प्रिवेंशन आपकी बॉडी का प्रोटेक्शन होता है। 37 डिग्री सेल्सियस पर आपकी बॉडी हीट को मेंटेन रखती है। इसीलिए जब आपको पता ही नहीं कि हीट प्रोडक्शन कहाँ हो रहा और हीट प्रोडक्शन को आप कैसे बैलेंस कर सकते हो, तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको और मुझे ये चीजें पता है, वी कैन क्योर ऑलवेज ऑल केसेस, बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे, समझिएगा दोस्तों। जब बॉडी कोल्ड से एक्सपोज होती है, ठीक है, तो हीट आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस के माध्यम से जनरेट हो जाती है, जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया। ठीक है, बाय एक्सेलरेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा दी जाती है। और जब बीएमआर बढ़ता है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, आप मान के चलिए कोल्ड के एक्सपोजर के कारण हाइपोथैलेमस में हीट गेन सेंटर स्टिमुलेट होता है। ठीक है, और जब हीट गेन सेंटर स्टिमुलेटेड होगा तो ये सिंपैथेटिक सेंटर को एक्टिवेटेड करता है। ठीक है, आपके बॉडी में जो सिंपैथेटिक सेंटर है उसको एक्टिवेट करता है, और जो एडिनर्जिक नॉर एड्रेनालिन को सिक्रीट करता है। यही एडिनर्जिक, यही नॉर एड्रेनालिन कहां से, किडनी से। ठीक है, ये हार्मोन स्पेशली एड्रेनालिन सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी का एक्सेलरेशन के द्वारा हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपकी बॉडी में जब मेटाबॉलिक प्रोसेस को आप स्टिमुलेट करेंगे, ये हार्मोन एड्रेनालिन सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एक्सेलरेट करता है, इसी के कारण आपकी बॉडी में हीट प्रोडक्शन होता है। अगर आप ये समझ गए तो आप अस्थमा के लेवल को बहुत इजीली क्योर कर जाओगे। ठीक है, याद रखना। बाय शिवरिंग, यदि आपको ठंड लग रही है तो अब याद रखना मसल्स में वहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ी है, यानी कोल्ड के एक्सपोजर के द्वारा या फीवर के ऑनसेट के द्वारा, फीवर के रिस्पांस में बॉडी के स्लाइट वाइब्रेशन, हल्के से वाइब्रेशन के कारण शिवरिंग होता है दोस्तों। ठीक है, और ये शिवरिंग उत्पन्न होगा जब बॉडी टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक फॉल हो गया हो, यानी एकदम नीचे आपका टेम्परेचर चला गया हो, तब शिवरिंग होती है, तब मसल्स में वास्टिंग होती है दोस्तों। शिवरिंग के लिए जो प्राइमरी मोटर सेंटर होता है दोस्तों, जो याद रखना पोस्टीरियर में या थर्ड वेंट्रिकल की वॉल में बिल्कुल पास में होता है, हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड होता है दोस्तों। ठीक है, और यही कारण है कोल्ड के एक्सपोजर के कारण जो हीट गेन सेंटर होता है, मोटर सेंटर को वहां पर एक्टिवेट करता है। ठीक है, जो हीट गेन सेंटर होता है मोटर सेंटर को एक्टिवेट करेगा, इवन हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा और शिवरिंग को डेवलप करेगा। जब ये शिवरिंग उत्पन्न होता है दोस्तों, इसी शिवरिंग के दौरान सीवियर मस्कुलर एक्टिविटीज के कारण, बहुत सीवियर मस्कुलर एक्टिविटी होती है, इसी के कारण इनॉर्मस हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ही ज्यादा इनॉर्मस हीट प्रोड्यूस होती है, और इसी कारण से दोस्तों पेशेंट वहां पर अपनी प्रोसेस को मेंटेन कर लेता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, जब आपकी बॉडी में इस प्रकार की कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन हुई और एक एक्सेसिव हीट डेवलप हुई, ठीक है, अगर आपकी बॉडी अपनी हीट के लेवल को मेंटेन कर रही है, ठंड से प्रिवेंट कर रही है, वहां तक ठीक है। लेकिन इसके विपरीत, यानी आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस से हीट का सेंटर एक्टिवेट होता है ना, याद रख लेना इस बात को। दूसरी बात, जब हीट लॉस का प्रिवेंशन करना है आपको, कैसे करोगे आप, यानी आपको बॉडी की हीट को मेंटेन करना है, उसके लॉस को प्रिवेंट करना है, कैसे करोगे, जब बॉडी बहुत ज्यादा कोल्ड से एक्सपोज हो जाती है, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर न्यूक्लियाई के हीट गेन सेंटर का स्टिमुलेशन होता है। तो आपको किसको स्टिमुलेट करना है,
पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। ये पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में जो सिंपैथेटिक सेंटर होता है उस सिंपैथेटिक सेंटर को स्टिमुलेट करता है, और इसी के कारण दोस्तों जो क्यूटेनियस आपकी स्किन के नीचे जो वेसो कंस्ट्रिक्शन, क्यूटेनियस की जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है और ब्लड फ्लो में डिक्रीज, यानी वहां पर वेसो कंस्ट्रिक्शन हो गया लंबे समय तक, तो ब्लड क्या जो बाहर जा रहा था वो नहीं जा पाएगा, वही का वही रुक जाएगा, और इसी के कारण ब्लड फ्लो में डिक्रीज होता है। और ये क्यूटेनियस ब्लड फ्लो में डिक्रीज के कारण जो स्वीट सिक्रेशन हो रहा था, जो यहाँ से लीकेज होकर पसीना बन रहा था, वो स्वीट सिक्रेशन डिक्रीज हो जाता है और हीट लॉस प्रिवेंट हो जाता है। दैट इज द साइन। आपको मैंने कई बार बताया है कि जब आपको हीट होती है तो आपकी बॉडी से स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग होती है तो ये जो हीट आपकी बॉडी की होती है स्वेटिंग के माध्यम से स्किन के ऊपर आ जाती है, और जब हवा के एक्सपोजर में आता है ये हीट उस हवा में ट्रांसफर हो जाती है, इवोपरेट होकर, वाष्पीकृत होकर वो एयर में चली जाती है, और वो जो आपकी स्वेटिंग थी वो सूख जाती है, मतलब एयर में चली जाती है। तो इस लेवल पर याद रखिएगा, इस लेवल पर आपकी बॉडी की हीट लॉस होती है, ठीक है। तो इस हीट लॉस को प्रिवेंट करने का काम ठंड में होता है, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है, हेयर फॉलिकल्स आपके ऊपर हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और जो स्वीट ग्लैंड होती है वो स्किन में बहुत डीपर चली जाती है, ठीक है। ये मैंने अब जब गर्मी होती है, हीट जब बढ़ती है आपके बॉडी में, स्वीट ग्लैंड बिल्कुल स्किन के करीब आ जाती है और वहां के वेसल्स डायलेट होती है, लीकेज होता है और स्वेटिंग की प्रोसेस होती है। दैट इज द प्रोसेस। आपको ये विशेष तौर से याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और यही कारण है बहुत सारी कंडीशन आप बहुत इजीली वहां पर ठीक कर देते हैं, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जब आप सीवियर कोल्ड के एक्सपोजर में जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें याद रखना है। सीवियर कोल्ड से बॉडी के एक्सपोजर के कारण डेथ हो जाती है, याद रख लेना इस बात को। क्यों? यदि क्विक रेमेडी प्रोवाइड नहीं की गई, आपके बॉडी में हीट मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं किया गया, इसीलिए कहा जाता है S1A3RE इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी टू क्योर दैट टाइप ऑफ केसेस। S1A3RE को जब यहां पर दोगे, क्विकली आपकी बॉडी में हीट जनरेट करेगी, और जब हीट जनरेट करेगी, आप इसीलिए देख लेना, मैंने आपको पढ़ाया भी है कोल्ड के लेवल पर, ठीक है। इसलिए सर्वाइवल टाइम इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप किसी कोल्ड फ्लाइट में फंस गए हैं तो इन्वायरमेंट का क्या टेम्परेचर है उसके ऊपर आपको डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी में कोल्ड का एक्सपोजर कितना हुआ है। यदि एक पर्सन आइस कोल्ड वाटर में एक्सपोज हो गया, ठीक है, याद रखना वहां पर क्या होता है, किसी भी 0 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 30 मिनट तक बॉडी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के नीचे फॉल हो जाएगा। 20 से 30 मिनट है आपके पास, आप 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएंगे बॉडी टेम्परेचर के लेवल पर, ठीक है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के लेवल पर। इसलिए यदि पर्सन 43 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर के साथ यदि कहीं हॉट वाटर टब में इमीडिएटली उसको रख दिया जाए, तब जाकर पर्सन सर्वाइव होता है। याद रख लीजिएगा इस बात को, तब जाकर पर्सन वहां पर सर्वाइव होने का काम करता है। इसलिए सर्वाइवल टाइम 9 डिग्री सेल्सियस यानी 28 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लगभग 1 घंटा होता है। यदि आप 9 डिग्री सेल्सियस पर जा चुके हैं, 28 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जा चुके हैं, 1 घंटा आपके पास है, 1 घंटे में आप अपने आप को बचा लो तो बच जाओगे, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। याद रखना 15.5 डिग्री यानी 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लगभग 5 घंटे आपके पास। ये मैं वो पीरियड बता रहा हूं जो केस को हैंडल करने के पहले आपको ऑब्जर्व करना है, आपको समझना है दोस्तों। जब आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड के संपर्क में बॉडी के एक्सपोजर का इफेक्ट देखते हो दोस्तों, तो वो होता है लॉस ऑफ टेम्परेचर। आपकी बॉडी में लॉस ऑफ टेम्परेचर, रेगुलेटरी कैपेसिटी कितनी है। आप फ्रोस्ट बाइट के संपर्क में तो नहीं आ गए, ठंड के संपर्क में, आपकी कैपिलरीज के अंदर ही ब्लड जम जाएगा, याद रखना, ठीक है। इसलिए याद रखना जो लॉस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेटिंग कैपेसिटी होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यानी ऐसे केस में जो दुबले पतले व्यक्ति है वो ज्यादा घेराते हैं, जो मोटे व्यक्ति है यहाँ उनके लिए बेनिफिट होता है। क्यों? कि उनकी बॉडी में तो बहुत फैट होता है, ठीक है। इसलिए हीट के तो कोई इतनी ज्यादा नुकसान उसको होता नहीं। इसलिए याद रखना हाइपोथैलेमस की जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, हाइपोथैलेमस की टेम्परेचर रेगुलेटिंग कैपेसिटी तब अफेक्ट होती है दोस्तों जब बॉडी टेम्परेचर 34.4 डिग्री सेल्सियस यानी 94 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग डिक्रीज होती है, ठीक है। 34.4 डिग्री सेल्सियस यानी 94 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग डिक्रीज होती है। इसलिए जब बॉडी टेम्परेचर 25 डिग्री से बिलो चला जाता है
है ना, याद रख लेना। 25 डिग्री से बिलो चला जाएगा, आप याद रखना, तो हाइपोथैलेमस टेम्परेचर रेगुलेशन के पावर को टोटली लॉस कर देगा। यानी वहां पर फिर आपका हाइपोथैलेमस किसी भी कंडीशन में बगैर स्टिमुलाई के वहां पर काम नहीं करेगा, इसीलिए शिवरिंग उत्पन्न ही नहीं होगा। और जब शिवरिंग उत्पन्न नहीं होगा तो हीट रेगुलेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाएगा। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब हाइपोथैलेमिक फंक्शन के लॉस के संबंध में आप देख रहे हो, ठीक है, हाइपोथैलेमिक फंक्शन के लॉस के संबंध में देख रहे हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के सप्रेशन हो जाएगा। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो हो ही नहीं रही, सप्रेस हो गई, और इसीलिए स्लीप आना शुरू होगी, पेशेंट को नींद आना शुरू होगी, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिप्रेशन के कारण वहां पर वो कोमा में चला जाएगा और अंत में उसकी डेथ हो जाएगी। याद रख लेना, ये कॉमन फैक्टर होता है जब लॉस ऑफ टेम्परेचर होता है आपका। जब आप कोल्ड के एक्सपोजर में जाते हो तो सबसे पहले स्लीप आएगी, क्योंकि सीएनएस आपका डिप्रेशन में चला गया, एंड देन वहां पर डेथ होती है। इसलिए आपका मकसद क्या होगा, ऐसे केसेस में हीट प्रोवाइड करना। आप जब हीट प्रोवाइड करते हो, देखते हो ना ऐसे व्यक्ति को, जगह जगह आप रगड़ते हो, उसको गर्म कंबल में लेटाते हो, है ना। अब कई बार तो अगर लेडीज जेंट्स की बात होती है तो उनको बॉडी से बॉडी की हीट देना पड़ती है, ठीक है। ये कंडीशन में क्या होता है, उनकी बॉडी के अंदर हीट का जनरेशन होता है, और हीट के जनरेशन के कारण बॉडी के लेवल पर जो ब्रेन कोमा के लेवल पर जा रहा था, उसको ऑक्सीजन लेवल वहां पूर्ति होना शुरू होती है, और जैसे जैसे ऑक्सीजन लेवल पूर्ति होती है, जो ब्रॉडबैंड एरियाज होते हैं पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए फिर से रिएक्टिव होना शुरू हो जाता है। ये बेसिक साइंस है, और यही बेसिक साइंस यहाँ पर आपको याद करना है दोस्तों, कि हमें इन्हीं बेसिक साइंस का उपयोग अपने प्रोटोकॉल्स के साथ, हमारे पास तो 60+ मेडिसिन है यार, तो 60+ मेडिसिन से हम वहां पर क्यूरी कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना, फ्रॉस्ट बाइट की बात, बॉडी की सरफेस की फ्रीजिंग को फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। यानी आप ऐसे बर्फ एरिया में चले गए, ऐसे कोल्ड के एरिया में चले गए कि आपकी पूरी बॉडी का एकदम बर्फ जम गया, फ्रीजिंग हो गया, उसको कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट। जब वो कोल्ड के एक्सपोज में आता है, ब्लड फ्लो स्लगिश हो जाता है, उसी के कारण फ्रॉस्ट बाइट डेवलप होता है। यानी आपका ब्लड फ्लो धीरे 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 गाढ़ा होता चला जाएगा। मोस्ट कॉमनली जो आपके टेबल प्रैक्टिस में मोस्ट कॉमनली जो एक्सपोज एरिया देखने को मिलेगा वो होगा आपका ईयर लोब्स, ठीक है। आपकी हैंड्स की जो डिजिट्स होती है ऊपर की, ठीक है, आपके जो फीट होती है, जो सबसे ज्यादा एक्सपोजर में होते हैं, ठीक है। इसीलिए याद रखना है, जो फ्रॉस्ट बाइट होता है ना, माउंटेनियर्स जितने होते हैं ना उनमें कॉमन होता है, जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं ना उनमें बहुत कॉमन होता है दोस्तों। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर के कारण सेल के परमानेंट डैमेज हो जाती है, ठीक है। जितने लोग, जैसे कश्मीर के लोग हुए जहां बर्फ गिरती है, वहां के लोगों में प्रोलॉन्ग एक्सपोजर के कारण सेल के परमानेंट डैमेज होते हुए आप देख लो, ठीक है। इसके बाद आपको जब वहां नजर आएगा, थॉविंग नजर आएगा, गैंग्रीन नजर आएगा, डेथ और डेके ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन, ठीक है। टिश्यू का डेके हो जाएगा, सड़ने गलने लग जाएगा, या फिर डेथ हो जाएगी, अर्थात गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर C3 और गैंग्रीनल फोर्ट, ऑर्गेनोबूस्टर C3 गैंग्रीनल फोर्ट, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इसका उपयोग कीजिए, ठीक है। इसीलिए जब हीट का एक्सपोजर का इफेक्ट होता है तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको समझने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। इसीलिए जब आप यहाँ पर एक्सपोजर ऑफ हीट को देखोगे तो यहाँ बहुत सारी चीजें आपको डालना पड़ेगी। हीट एक्सर्शन क्या होता है, डिहाइड्रेशन एक्सर्शन क्या होता है, हीट क्रैम्प्स क्या होता है, हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक का लेवल क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर डालना पड़ेगी, ठीक है। ये तो फ्रॉस्ट बाइट और इनका कंपैरिजन बताया, लेकिन अगर किसी को सन स्ट्रोक डेवलप होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, मैं एक एक चीज आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जब बॉडी में इस कोल्ड फ्राइट के बाद अगर हीट स्ट्रोक जनरेट हो गया तो क्या करोगे, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा टेबल प्रैक्टिस में इन्हीं चीजों की जरूरत होती है, माइन्यूट सब्जेक्ट्स होता है, ठीक है। याद रखना, जब हीट एक्सर्शन होगा तो बॉडी का रिस्पांस क्या होगा, हॉट इन्वायरमेंटल कंडीशन के एक्सपोजर के द्वारा काज होगा। इसमें क्या होगा, स्वीट के थ्रू, यानी आपकी स्वीट ग्लैंड स्किन के पास आ जाएगी, और इसी कारण से स्वीट के थ्रू साल्ट और वाटर का एक्सेसिव लॉस होता है। आपकी बॉडी से पसीना निकलेगा ना,
स्वीट के थ्रू सॉल्ट और वाटर का एक्सेस लॉस हो रहा है, तो क्या होगा, स्वीट ग्लैंड आपके बॉडी के समीप आ जाएगी। ठीक है, इनफैक्ट ये दोस्तों हमेशा याद रखना आपको, ये वार्निंग होती है बॉडी बहुत ही ज्यादा हॉट हो चुकी है। अब आपको याद रखना है, जब बॉडी हॉट होती है तो बॉडी में बहुत सारा डिजनरेशन होता है, याद रख लेना इस बात को। इसीलिए हीट एक्सर्शन के परिणाम स्वरूप लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इवन कोलैप्स तक हो सकता है। आपको ये विशेष तौर से याद रखना है कि यहाँ पर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है और कोलैप्स में भी जा सकते हो। आप देखो कई लोग जो खेत में काम करते हैं या कोई मजदूर वर्ग होता है जो हीट में मतलब बहुत ज्यादा हीट के एक्सपोजर में काम करते हैं, आप देखते हैं दोस्तों वही हार्ट अटैक आकर उनकी डेथ हो जाती है। कई लोगों को देखा है मैंने। बॉडी में वो लोग क्योंकि वो मेडिकेटेड नहीं होते इसलिए वो पहचान नहीं सकते, लेकिन आप अगर पहचान सकते हो आप उनसे पूछ सकते हो, आप देख सकते हो कि इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। जब आप पल्स देखते हो तो आपको नजर आएगा इंक्रीज हार्ट रेट, इसकी हार्ट रेट बहुत बड़ी होगी। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, जब स्टेथोस्कोप पे आप लंग्स और हार्ट की कैपेसिटी देखोगे कि ये कैसे काम कर रहा है, इमीडिएटली आपको नजर आएगा दोस्तों कि वहां पर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो गया है, बहुत तेजी से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। ठीक है, वहां देखो क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स का डायलेटेशन होता है। ठीक है, क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स का, जितनी भी स्किन के नीचे की जो ब्लड वेसल्स होती है उनका डायलेटेशन हो जाता है। याद रखना वहां पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, डायलेटेशन हो जाता है। बहुत इजी डायग्नोस्टिकल टूल है ये दोस्तों। ठीक है, बॉडी का जो मॉइस्चर होता है वो इंक्रीज होना शुरू होता है, आपके ऊपर की बॉडी नमी लेना शुरू करती है। ठीक है, जब हॉट एनवायरनमेंट होगा तो स्वीट ग्लैंड ऊपर आ जाएगी और ये आपके बॉडी के लेवल पर मॉइस्चर के रूप में पसीने को सीक्रेट करते रहेगी, इसलिए आपकी स्किन का मॉइस्चर बढ़ जाएगा। और यही कारण है बहुत सारी डिसीजेस आपके बॉडी में इसी गर्मी के दौरान, जैसे रिंगवर्म हुआ, फंगल इन्फेक्शन हुआ, आप देख लो, इचिंग हुआ, आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, फॉल इन ब्लड प्रेशर, अचानक आपका ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाएगा, आपको वीकनेस लगना लगेगा, अनइजीनेस फीलिंग होगा, इवन माइल्ड डिस्निया भी, यानी हल्का सा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये केसेस होता है ना, आपका प्रोटोकॉल निश्चित हो जाना चाहिए कि मुझे क्या करना है। ठीक है, विशेष तौर से समझा रहा हूं, आपका प्रोटोकॉल निश्चित हो जाना है कि आपको मुझे वहां पर क्या करना है। आप देखो डिहाइड्रेशन एक्सर्शन होता है, अगर मान लो आपकी बॉडी में से बहुत सारा पसीना निकल गया, ठीक है, क्या होगा, जानते हो ना, अब गर्मी में यही होता है, हीट के प्रोलॉन्ग एक्सपोजर के कारण डिहाइड्रेशन होता है, आपकी बॉडी से बहुत स्वेटिंग हो गई। स्वेटिंग न केवल वाटर, इलेक्ट्रोलाइट की भी हुई है, ये एक्सेसिव स्वेटिंग के कारण हो रहा है। और डिहाइड्रेशन के कारण दोस्तों आपको याद रखना है कार्डियक आउटपुट और बीपी में फॉल होना शुरू हो जाएगा। क्यों हो रहा भाई ऐसा, कार्डियक आउटपुट और बीपी में फॉल क्यों हो रहा, यदि इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो पेशेंट कोलैप्स में चला जाता है, और यही होता है गर्मी के दिनों में। ठीक है, इसलिए ओआरएस घोल को तुरंत पिला दीजिए, तुरंत सर्वाइव हो जाता है। यहाँ पर हमें इस साइंस का उपयोग लेना पड़ेगा, लेकिन आपके पास मेडिसिन है ओआरएस जैसी, ठीक है, आप क्या करोगे, जनरल टॉनिक में C4 डालकर उसको तुरंत पिला दीजिए आप। ठीक है, आप देखिएगा इमीडिएटली ओआरएस घोल जैसा काम करेगा और पेशेंट की हीट को जनरेट कर देगा और पेशेंट तुरंत वहां पर नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। दोस्तों याद रख लेना, केवल जनरल टॉनिक से ही आप उसको सर्वाइव करा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना, अगर आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है, P1 और वहां पर B का प्रयोग जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपने वो किया, एनर्जी का लेवल मेंटेन होगा, तुरंत नॉर्मल पेशेंट हो जाएगा। यहाँ पर W का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, आप फोरहेड के ऊपर F2W को अप्लाई करेंगे ना, बहुत तेजी के साथ रिकवरी होती है। ठीक है, तो हीट क्रैम्प्स आते हैं, आप जब डिहाइड्रेटेड हो जाते हो, आपके लोअर लेवल पर मसल्स में, काफ मसल में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं। हीट के कंटिन्यूस एक्सपोजर के कारण, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने के कारण, इंक्रीज स्वेटिंग के कारण, वाटर और साल्ट की जो वहां पर क्वांटिटी है उसमें रिडक्शन होने के कारण सीवियर पेनफुल क्रैम्प्स डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए आप देखो ब्रेस्ट में क्रैम्प, हैंड्स में क्रैम्प, लेग्स में क्रैम्प, ये क्या इंडिकेट करता है, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है। आप इलेक्ट्रोलाइट्स दे दो, 10 मिनट के अंदर पेशेंट रिकवरी स्टेट पर आ जाता है। ठीक है, अगर आपको मेडिकेशन ही करना तो न्यूरो बूस्टर दे दो, 10 मिनट के अंदर पेशेंट को रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट डिहाइड्रेशन का लेवल पर प्रोवाइड कराना है, जनरल टॉनिक उठाइए, C4 डालिए और वहां पर, क्योंकि ये मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ाएगा।
ठीक है। और आप जितना खाएंगे उसमें से जितना भी आप पानी है कुछ चीजें खा रहे हो आप, वो सारी चीजें वहां पर लगेगी और मिनरल्स की जो कमी हुई थी वो पूरी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, याद रख लीजिएगा इस बात को। ठीक है, कई बार आपको हीट स्ट्रोक लगता है, सन स्ट्रोक लगता है, आप गए हो बाहर काम कर रहे हो लंबे समय तक, तो हीट स्ट्रोक एक एबनॉर्मल टाइप का हाइपरथर्मिया होता है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जो कि एक्सट्रीम हीट के एक्सपोजर के कारण होता है। आपकी बॉडी में बहुत हीट बनी हुई है, उसकी एक्सपोजर के कारण हो रहा है। और ये बॉडी टेम्परेचर को 41 डिग्री सेल्सियस 106 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर इंक्रीज होने के द्वारा कैरेक्टराइज हो रहा है दोस्तों। इसीलिए इसके साथ में कुछ फिजिकल और कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम पाए जाते हैं। याद रखना, कुछ फिजिकल और कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम पाए जाते हैं, ठीक है। और अन्य हीट के एक्सपोजर के इफेक्ट के कंपैरिजन के जैसे वहां पर आप दोस्तों देखते हो, जैसे कि हीट एक्सेशन हो गया, ठीक है, हीट क्रैम्प्स आने लग गए, हीट स्ट्रोक आने लग गए, बहुत सीवियर होता है दोस्तों। ठीक है, कई बार तो फेटल हो जाता है यदि इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। तो याद रखना, हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के जो पावर है उसको लॉस कर देता है। इसीलिए F2WS12 जो मेरा प्रोटोकॉल है उसको फॉरहेड पर जरूर लगाइएगा, उससे तुरंत हाइपोथैलेमस को एक्टिवेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो हाइपोथैलेमस मिलना शुरू होगा, वो लॉस में नहीं जाएगा। और इंटरनल आप वहां पर दोस्तों वाई का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है, वहां पर हल्का सा आपको आरी का प्रयोग करना है, हल्का सा वाई का प्रयोग करना है 5 6 7 17 18 नंबर पर। इंटरनल आपको याद रखना है, जनरल टॉनिक सेकेंड डायल्यूशन वहां पर प्रोवाइड कराना है, बहुत तेजी के साथ टेम्परेचर वाला फार्मूला S10A3F1Y, नेचुरल टॉनिक जनरल टॉनिक दोनों प्रोटोकॉल्स को थर्ड डायल्यूशन में देना है, नेगेटिव, क्योंकि ये हीट जनरेट हो रहा है, हाइपर हो रहा है, इसलिए नेगेटिव मेडिसिन देना कि पॉजिटिव दोगे। आप इमीडिएट पॉजिटिव अप्लाई कराएंगे तो आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा, लेकिन टेम्परेचर की बात होगी तो आपको नेगेटिव देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये थर्ड दो, सेकंड दो, फर्स्ट दो, पेशेंट ओके। ठीक है, इसलिए ये विशेष तौर से आप ये प्रोटोकॉल्स को याद रखना। जब सन स्ट्रोक की बात होगी दोस्तों, एक हाइपरथर्मिया होता है, हाइपरथर्मिया, इसलिए याद रखना यहां पर हाइपर फंक्शन हो रहा है और इसीलिए आपको याद रखना है नेगेटिव जाना है। ट्रॉपिकल एरिया या डेजर्ट में समर के दौरान सन के प्रोलॉन्ग एक्सपोजर के दौरान ये आम बात है दोस्तों। आप राजस्थान चले जाइए, वहां का टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए वहां पर राजस्थान के लेवल पर जब आप मेडिसिन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग वहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी हमारे यहाँ जो D6 काम कर रहा है वहां पर 5th डायल्यूशन और 10th डायल्यूशन काम करेगा, याद रखना आप इस बात को, ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, अब यही अगर मान लो असम में जाएंगे तो यही आप यहाँ पर दोस्तों थर्ड डायल्यूशन के लेवल पर या D6 के लेवल पर काम कर जाएंगे, क्योंकि वहां टेम्परेचर बहुत कम होता है। इसलिए सारी चीजें आपको याद रखना है। राजस्थान में आपको फ्रीक्वेंट डोज देना पड़ेगा और असम में आपको 3 से 4 बार से ज्यादा नहीं देना। ये एक्सपोजर की कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए पर्याप्त होता है दोस्तों। ठीक है, जब पर्सन हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक से बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होता है, ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो धूप में जाते हैं ना, और धूप में जाते हैं बोलते हैं अरे यार मुझे तो बहुत हीट लग रही है, मैं तो धूप सहन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखना ऐसे लोगों में खास तौर से इन्फेंट्स, बच्चे, ओल्ड पीपुल, ठीक है, जिनको रीनल, कार्डियक या पल्मोनरी डिसऑर्डर होता है, ये डायग्नोस्टिकल टूल है दोस्तों। आप तुरंत जान जाइए, कोई भी व्यक्ति अगर आपको आके बोलता है मुझे यहाँ पर बिल्कुल हीट लग रही है, रीनल, कार्डियक या पल्मोनरी डिसऑर्डर हो सकता है। पीपुल डूइंग फिजिकल लेवल अंडर सन, जो लोग सन के, सूर्य की उपस्थिति में लगातार वहां पर वर्क कर रहे हैं, उनमें ये प्रॉब्लम, उनको बार बार पानी पीना चाहिए। अगर वो नहीं पीते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, उनको सन स्ट्रोक हो जाएगा। स्पोर्ट्समैन जो बिना ब्रेक के लगातार स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उनको भी हो जाएगा। इसलिए आप देखो कोल्ड ड्रिंक में यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स पीते रहते हैं। ठीक है, दैट इज द फीचर, ये वो उनका फीचर होता है जिसके द्वारा उनकी बॉडी को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक को कॉमन फीचर जो निकाल के लाते हो दोस्तों, वो क्या होगा? नौसिया होगा, वॉमिटिंग होगा, डिजीनेस होगा, हेडेक होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, वर्टिगो होगा, कंफ्यूजन होगा, मसल्स क्रैम्प होंगे, कन्वल्शन होगा, इवन पैरालिसिस तक आ जाता है, अनकॉन्शियसनेस तक आ जाती है। ये सारे के सारे सिम्टम हीट स्ट्रोक के होते हैं दोस्तों।
यदि इमीडिएटली और विगोरियस ट्रीटमेंट, फास्ट फ्रीक्वेंटली ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है तो ब्रेन टिश्यू को जो डैमेज उत्पन्न होगा वो अनसॉल्वेबल होगा, इसीलिए उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेथ की तरफ, कोमा की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए वहां पर उनका सपोर्ट आपको करना जरूरी होता है दोस्तों। ये हीट स्ट्रोक और जो ह्यूमिडिटी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हीट स्ट्रोक और जो ह्यूमिडिटी होती है, ये इसका जो डेवलपमेंट होता है इन्वायरमेंट की ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, इन्वायरमेंट की जो ह्यूमिडिटी होती है उसके ऊपर ये स्पेशली डिपेंड करता है। यानी यदि इन्वायरमेंटल एयर कंप्लीटली ड्राई हो जाती है, याद रखना, यदि इन्वायरमेंटल एयर कंप्लीटली ड्राई हो जाती है और बॉडी का कई घंटों तक 54.4 डिग्री के टेम्परेचर के प्राय उस लेवल पर एक्सपोजर होता है, तो इसके कारण क्या है, हीट स्ट्रोक उत्पन्न नहीं होता। यदि एयर 100% ह्यूमिडिटी प्राय 41 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर यानी 106.8 डिग्री सेल्सियस के लेवल पर चली जाएगी ना, आप देखो गर्मी के दिनों में हीट स्ट्रोक जो शुरू हो जाता है ना, कहते हैं इसको लू लग गई, है ना, वो हीट स्ट्रोक यहाँ पर काज होती है। अब इसका प्रिवेंशन करना बहुत नेसेसरी है। अगर आपने प्रिवेंशन नहीं किया, आप मान के चलिए कि उस प्रॉब्लम के कारण वो व्यक्ति को मेजर प्रॉब्लम से सफर करने को मौका मिल गया, उसकी बॉडी मेजर इंसिडेंट्स में चली जाएगी। इसलिए आपको कई मेजरमेंट्स आपको खुद को भी करना है और पेशेंट को भी समझाना है कि हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक बहुत सारे मेजर के द्वारा अवॉइडेड होता है दोस्तों, डिहाइड्रेशन के अवॉइडेशन के द्वारा। जैसे प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना, वाटर, स्पोर्ट्स ड्रिंक जो आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, इनको आपको बहुत पीना है। वर्क या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान फ्रीक्वेंटली ब्रेक लेना जरूरी है। यानी आप अगर कहीं पर सन एक्सपोजर में काम भी कर रहे हो, 1 घंटे में 10 मिनट का आपको रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। अगर आप रेस्ट नहीं लोगे, आप वर्क करते रहोगे तो उस वर्क के कारण भी हीट बनेगी और हीट का एक्सपोजर ऑलरेडी हो रहा है, डबल हीट हो गई। ये आपकी बॉडी में टेम्परेचर को जंप कर देगी, जो बहुत सारे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, दूसरी बात, कई लोग गर्मी में मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, गलत है दोस्तों। हमेशा लाइट क्लॉथ के साथ हॉट को वियरिंग करना पड़ता है दोस्तों, याद रख लेना। हेड, आप हेड को वियरिंग कर लो, ठीक है। याद रखना, लाइट क्लॉथ एकदम बिल्कुल हल्के कपड़े जिसमें से एयर ट्रांसपोर्ट होती रहे, ताकि आपके बॉडी का हीट जो है, उस जब हीट बनेगा, पसीना बनेगा तो वो आपका गीला हो जाता है ना, और गीले के एक्सपोजर में वो एक्सप्रेस होता रहता है, इसलिए हेड को वियर करना बहुत नेसेसरी होता है। जब हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक के द्वारा किसी भी अफेक्टेड पर्सन को ऑर्गन को डैमेज होने के पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए। यदि उसका ऑर्गन डैमेज हो गया, देन आपका कोई ट्रीटमेंट काम का नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को इमीडिएटली हॉट इन्वायरमेंट में आपको जो कंडीशन है उसको वहां से मूव करना चाहिए और हॉस्पिटलाइज करना चाहिए जितनी जल्दी संभव हो सके। इमीडिएटली बॉडी को वहां पर कूलिंग करना बहुत ही एक यूजुअल ट्रीटमेंट होता है। आप उसको छांव में लाओ, गीला कपड़े उसके सिर पे लपेट दो, बॉडी पे लपेट दो, टॉवेल लपेट दो, व्यक्ति को कोल्ड वाटर में इमर्स करना चाहिए दोस्तों। कोल्डर स्किन को वहां पर लगातार स्प्रे करना चाहिए, उसकी बॉडी पे ठंडे ठंडे पानी का स्प्रे करना चाहिए। यदि वाटर सप्लाई सफिशिएंट नहीं होती है दोस्तों, तो सबसे पहले हेड और नेक को कूल कर दो। मैं इसीलिए कहा उसका टॉवेल को गीला करके हेड और नेक के ऊपर लगा दो, ठीक है। ये जब कूल हो गए, ऑटोमेटिक आइस क्यूब्स नेक और हेड पर आप रब करते रहिए। आस्पेक्ट्स को आर्मपिट और ग्रॉइन पर आप अंदर रखते रहिए। यदि आपके पास बर्फ होगी तो रखोगे ना, है ना। तो ऐसी कंडीशन, आप गर्मी के दिनों में क्या हर जगह बर्फ मिल जाती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पर बर्फ रखते रहिए। आपके बॉडी का टेम्परेचर और आपके बॉडी के टेम्परेचर के लेवल पर सेल और टिश्यू में जितने भी एग्रावेशन होते हैं, ठीक है, वो सारे एग्रावेशन को, बॉडी टेम्परेचर को लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक फॉल होने तक कूलिंग एफर्ट को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। इससे बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट नहीं आता, साइड इफेक्ट नहीं आता और आपकी बॉडी रिगेन हो जाती है, फिर से रिगेन हो जाती है। इसलिए हीट स्ट्रोक में ये महत्व आपको समझना है। सबसे पहला टेम्परेचर कम करना है, तो बॉडी का टेम्परेचर आप इसको फीवर के जैसे ट्रीट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हेड अप्लाई कीजिए, कोल्ड कंप्रेस कीजिए, और जो फीवर का प्रोटोकॉल है S10 A3 F1Y सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल है जो यहाँ पर काम करता है। लेकिन मेरा मानना है 200 डाइल्यूशन इज अ मेजर कंटेंट, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें अगर ब्रेन का टिश्यू डैमेज हो गया ना, तो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। ये तो दीजिए, लेकिन साथ में आप यहाँ पर S10 Y F1 A3 का 200 भी 2 डोज दे दीजिए। आप इमीडिएट दीजिए, इमीडिएट काम होगा उसका, उसके बाद आप उस प्रोटोकॉल को शुरू कर दीजिए,
ठीक है, 100% रिजल्ट है मेरा, आज तक एक भी केस इस लेवल पर फेल नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर है, आपको भी क्लियर हो गया आज। आपको कभी भी इस प्रकार के केस मिले छोड़ना नहीं, ये मेजर केस होंगे आप लोगों के लाइफ चेंजिंग के, क्योंकि ये छोटे छोटे टिप्स है और इन्हीं छोटे छोटे टिप्स के आधार पर आप एक हीरो के रूप में साबित होंगे दोस्तों। और यही चीज है, आज के लोग जादू ही देखना चाहते हैं, ठीक है, वो जादू आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होता है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है, वो उस रिक्वायर्ड कंडीशन में होता है जहां पर ब्रीदिंग का अरेस्ट होना होता है, बिना कार्डियक फेलियर। कई बार ऐसी कंडीशन कोल्ड में, हीट में हो जाएगी कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तब आप बहुत सारी कंडीशन में ब्रीदिंग का अरेस्ट उत्पन्न होता है। आपको ट्रैवल प्रैक्टिस में उसके लिए मास्टर बनना पड़ेगा। आपको कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं ड्राउनिंग यानी कोई डूब गया, कहीं गैस्पिंग हो रहा है यानी मान लो सिक्का उसने निगल लिया या कुछ निगल लिया जिससे अड़ गया, जिसके कारण गैस्पिंग हो रहा, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, किसी को एनेस्थीसिया के लेवल में आ गया। ठीक है, इन सब लेवल को आपको कनेक्ट करने के लिए आपके पास 5 मिनट है। क्लियर इंडिकेशन दे रहा हूं, आपके पास 5 मिनट है। यदि 5 मिनट में जैसे इंसिडेंट हुआ, अगर 5 मिनट में आपने किसी भी प्रकार का क्राइटेरिया तय करके उसको दे दिया, आप उसकी लाइफ सेविंग कर सकते हो। अगर 5 मिनट के लेटर गया, बहुत डेंजरस है। आधे घंटे के अंदर मेजर ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 5 मिनट के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई का स्टॉपेज होना ब्रेन के टिश्यू में इरिवर्सिबल चेंजेस को कॉज करता है, पर्टिकुलरली सेरेब्रल कॉर्टेक्स के टिश्यू में। इसलिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, रिसक्सिटेशन बहुत जरूरी होता है। बिना डिले के क्विकली स्टार्टेड करते हैं कार्डियक फेलियर के डेवलप होने के पहले। इसलिए आप लोग क्या करते हो, कभी भी ऐसा केस आए, हार्ट को आपको पंपिंग करना है। ठीक है, अगर उसके बाद में भी वो होश नहीं आ रहा है, तुरंत उसके होठ, नाक बंद करो, उसके होठ से होठ टच करके उसको हवा दो। आप पहले हवा को खींच लो और होठ से होठ टच के उसको देखो, वहां पर फिर आप किसी भी चीज को प्रिवेंशन नहीं कर सकते दोस्तों, उसको बचाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का पर्पस होता है एल्वियोलाई को वेंटिलेट करना। एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वो वेंटिलेट करेगा, तभी तो ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन जाएगा। इसीलिए रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करना बहुत नेसेसरी होता है। अगर आप रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट नहीं कर पाए, पेशेंट चला जाएगा। लेकिन अगर आपने कर दिया, यू आर द हीरो। ठीक है, कई नॉन मेडिकेटेड पर्सन ये प्रोसेस को सीख सीख के, देख देख के कर जाते हैं और वो हीरो बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए याद रखना, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के मेथड बहुत नेसेसरी होती है, आपको समझना होगा, सीखना होगा। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के मेथड जो होती है, 2 प्रकार की होती है, एक मैनुअल मेथड होती है, एक मैकेनिकल मेथड होती है। मैनुअल मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैनुअल मेथड होती है, रिसक्सिटेशन की जो मैनुअल मेथड क्विकली अप्लाइड होती है, तुरंत, बिना किसी वेटिंग के साथ। ठीक है, बिना किसी मैकेनिकल एड के अवेलेबिलिटी के, वह कुछ भी नहीं है आपके पास। अब वहां पर एक्सीडेंट हुआ, वहां से आप गुजर रहे हो, आपने देखा, आपने मदद कर दी। ठीक है, तो जो अफेक्टेड पर्सन होता है उसको तुरंत क्लियर एयर प्रोवाइड कीजिए। सबसे पहले सबको हटाइए भीड़ को। ठीक है, हवा आने दीजिए। ठीक है, नेक और चेस्ट रीजन के अराउंड क्लोथ को लूज, आप यहाँ के बटन खोलकर आप पूरे चेस्ट का पूरा कपड़ा उसका जो है कोशिश कीजिए कि निकाल दीजिए। ठीक है, नेक और चेस्ट रीजन के, अब महिला हो तो कोई दिक्कत नहीं, केवल हल्का सा आप ढीला कर दीजिए तो उसको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक और चेस्ट रीजन के अराउंड क्लोथ को लूज करना पड़ता है, ताकि वहां पर जब आप प्रेशर करें तो प्रेशर ज्यादा तेजी के साथ फील हो। माउथ, फेस और थ्रोट से अगर कोई म्यूकस है उसको उंगली डालकर आप क्लियर कर दो। साथ ही जितने भी फॉरेन पार्टिकल और सलावा को क्लियर कर दो। आप एक साइड आप उसका मुंह करके सब आप वहां से बाहर दो। टंग को आगे फॉरवर्ड कर दो, खींच के आगे की तरफ कर दो। ये पोस्टेरियरली फॉलिंग से प्रिवेंटेड करना चाहिए, क्योंकि अगर टंग पीछे चली गई ना तो चॉकिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी के कारण कई बार एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। कई बार इसी गलती के कारण कि टंग बैक साइड चले गए। अब किसी नॉन मेडिकेटेड पर्सन को क्या मालूम है, अगर टंग पोस्टीरियर चली गई, मोटी होती है टंग, वो बैक साइड में जाकर क्लोजिंग कर देती है और इसी कारण कई बार पेशेंट की डेथ हो जाती है। मैनुअल मेथड 2 प्रकार की होती है, एक माउथ टू माउथ मेथड और एक होल्गर नील्सन मेथड।
जो मैंने बताया, ये दोनों प्रोसेस करना है। ओल्डर मेथड जो होती है दोस्तों, उसे हम सेफर मेथड कहते हैं, प्रोन पोजीशन मेथड होती है, ठीक है। सिल्वेस्टर मेथड यानी सुपाइन पोजीशन मेथड होती है, जो लंबे समय तक फॉलोड नहीं होता है, केवल कुछ समय के लिए होता है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले माउथ टू माउथ मेथड दिया जाता है, यानी सब्जेक्ट को सुपाइन पोजीशन, यानी सुपाइन पोजीशन उसको लेटा दिया, पीठ के बल लेटा दिया, ठीक है। और रिसक्सिटर यानी पर्सन हु गिव्स वैसो, वहां पर आपको जब रिसक्सिटाइजेशन देना होता है तो घुटने पर, घुटने के टेक कर आप उसके माउथ के सब्जेक्ट के वहां पर साइड पर बैठ जाओ, ठीक है। माउथ के बिल्कुल, ये आपने लेटा रखा है, ये माउथ है, उसके माउथ के ऊपर लेट जाइए, ठीक है। सब्जेक्ट के माउथ पर थंब को रखने के बाद, ठीक है, आप थंब को रख दीजिए, ठीक है। लोअर जॉ को डाउनवर्ड पुल करिए, लोअर जॉ को खोल दीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट का नॉस्ट्रिल को क्लोज कर दीजिए आप, ठीक है। और थंब के साथ आप दूसरे हैंड्स के इंडेक्स फिंगर के साथ, यानी यहां पर आप इस प्रकार से कर दीजिए, थंब को ऐसा पकड़िए और उसके आपको लिप्स से लिप्स लगाकर उसको वहां पर रिसक्सिटेशन के लिए एक डीप इंस्पायरेशन लीजिए और सब्जेक्ट के माउथ में फोर्सफुली एक्सपोर्ट कर दीजिए। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम जितना होता है ना, आपको मैंने सब बता रखा है दोस्तों, तो उसकी तुलना में जो एक्सेल्ड एयर होती है, ठीक है, उसका वॉल्यूम ट्वाइस हो जाता है, डबल हो जाता है। इसलिए आपको दिक्कत नहीं, आपने खूब लंबा सांस लिया है और फिर उसको छोड़ा है तो आधी सांस आपके पास रही, आधी उसके उसमें चली गई, फिर और इंस्पायर कीजिए, फिर डालिए। इसीलिए एक्सहेल एयर जो आप वहां पर निकाल रहे हो, उस एयर का वॉल्यूम ट्वाइस होता है, जो कि सब्जेक्ट के लंग्स को एक्सपेंड कर देता है, ठीक है। डबल एयर आप उसके लंग्स में डाल रहे हो, इसलिए उसका जो लंग होता है ना, वो फूलना शुरू करता है। इसीलिए उसके बाद में सब्जेक्ट को माउथ से रिसक्सिटर अपने माउथ को रिमूव कर लेना है। अब एक पॉजिटिव एक्सपायरेशन सब्जेक्ट में ओकर होता है, पॉजिटिव रेस्पिरेशन उत्पन्न होता है, जो लंग्स की, जो आपके लंग्स होते हैं, इसकी रिकॉइल की एक्टिविटी के कारण होता है दोस्तों। और जब रिकॉइल एक्टिविटी होती है, क्या होता है, उस कंडीशन में लंग इस तरह से काम करता है, लेकिन आपने जब एयर डाला ना, लंग्स छोड़ पकड़ करता है, एक बार में इस प्रकार करा फिर छोड़ दिया, ठीक है। तो 2-3 बार जब ऐसा करते हैं ना, तो वो लंग्स अपनी रिकॉइलिंग एक्टिविटी को कर लेता है, भले तेज धड़कन के साथ होता है, लेकिन वहां पर इस प्रोसीजर को प्रति मिनट 12 से 14 टाइम करना है, ठीक है। रिपीटेड करना है 12 से 14 टाइम, जब तक कि नॉर्मल रेस्पिरेशन रिस्टोर नहीं हो जाए। और जैसे रेस्पिरेशन रिस्टोर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन क्योर ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट्स, आप हर पेशेंट को क्योर कर जाओ। माइन्यूट, अगर ये माउथ टू माउथ मेथड का उपयोग करना भी आपने जान लिया, मोस्ट इफेक्टिव मैनुअल मेथड होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिसक्सिटेटर की एक्सपायर्ड एयर में डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है। यानी आपने ऑक्सीजन लिया और उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो, आप ऑक्सीजन नहीं दे रहे हो, ऑक्सीजन तो रहेगा कुछ मात्रा में, लेकिन आप कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो उसको, भाई एक्सपायर कर रहे हो ना, बाहर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड देखो उसकी जान बचा रहा है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जब लंग्स को पुल करेगा तो पहले एयर की पुलिंग होगी और दूसरा सबसे पहला कारण होगा रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा, ठीक है। और केवल इस रेस्पिरेशन की ऑफसेट को जब ये फैसिलिटेट करेगा तो पेशेंट की लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन याद रखना, केवल डिसएडवांटेज ये होता है कि रिसक्सिटेटर और सब्जेक्ट के माउथ के बीच में क्लोज कांटेक्ट डिफरेंट प्रकार के रीजन के कारण एक्सेप्टेबल नहीं होता है। क्यों नहीं एक्सेप्टेबल होता है? उसके मुंह से बदबू आ रही साहब, ठीक है, वो ओल्ड आदमी है, वो बीमार आदमी है, वो महिला है, मैं जेंट्स हूं, कई कारण होते हैं, लेकिन दोस्तों किसी की जिंदगी बचाने में ये चीज काम नहीं आती, ठीक है। वहां पर आपको अप्लाई जरूर करना है, ठीक है। दूसरी बात, जो होल्गर नील्सन मेथड होती है, जो बैक प्रेशर आर्म लिफ्ट मेथड होती है, हाथ को उठा दो और बैक प्रेशर दो आप, यानी प्रोन पोजीशन में पेट के बल सब्जेक्ट को प्लेस करते हैं और हेड को एक साइड में टर्न कर देते हैं, हैंड को चीक्स के अंदर रखते हैं, चीक के अंदर रख दिया और उसके साथ एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन करते हैं आप, ठीक है। और शोल्डर पर आर्म को वहां पर एबडक्शन करते हैं, यानी हाथ को इस प्रकार से पीछे की तरफ आपको एबडक्ट करना है, ठीक है। रिसक्सिटेटर घुटने के टेक कर सब्जेक्ट के हेड के दोनों तरफ सब्जेक्ट के बैक पर हैंड्स के प्रोन्स को रख देते हैं, हैंड्स के जो पाम होते हैं ना, इस प्रकार से वहां पर आपने बैक में रख दिया, ठीक है। अब आपको
रिसक्सिटेटर के फॉरवर्ड बेंड के साथ स्ट्रेट एक्सॉन, बिल्कुल आप आर्म्स को ऐसे ले लीजिए विदाउट फ्लेक्शन एट एल्बो, एल्बो को आपको फ्लेक्स नहीं करना, और सब्जेक्ट के बैक पर आपको बैक साइड से इस प्रकार से प्रेशर करना, ठीक है। जैसे रिसक्सिटेटर का वेट और एक्सपोजर सब्जेक्ट के बैक पर कंप्रेस होता है, जो चेस्ट पर होता है, लंग्स से एयर को एक्सपेल्ड करने का काम करता है दोस्तों, ठीक है। और यही लेटर रिसक्सिटेटर को बैक में जाने पर उसी के समय पर वो सब्जेक्ट के आर्म को फॉरवर्ड करता है दोस्तों, दबाया और फिर उसको फॉरवर्ड किया, फिर दबाया उसको फॉरवर्ड किया, तो इससे क्या होगा दोस्तों, आर्म के एल्बो से ऊपर होल्ड करके रखता है, और इसी प्रोसीजर के कारण थोरेसिक केज का जो है एक्सप्रेशन होता है, आपका थोरेसिक केज खुलता सिकुड़ता है, और एयर का फ्लो लंग्स में होता है, और ये मूवमेंट प्रति मिनट के रेट पर 12 के रेट से होना चाहिए, इसलिए नॉर्मल रेस्पिरेशन रिस्टोर होने में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। आराम से आप उस एक्सपोजर को डेवलप कर जाओ। इसीलिए दोस्तों ये दोनों मेथड लाइफ सेविंग होती है, कभी भी कहीं भी किसी को भी बिना पैसे से, बिना केवल एक थोड़ा सा एक्सर्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, उस मेहनत से आप ये मैनुअल जो प्रोसेस है वो डेवलप कर देंगे और पेशेंट बच जाएगा, यू आर द हीरो, ठीक है। मैंने कम से कम 2 या 3 केसेस, ज्यादा नहीं मैं बोल सकता क्योंकि किया नहीं है, 2 या 3 केसेस मेरे पास आए। एक ड्राउनिंग का केस आया, तो हमारे पास में नर्मदा नदी है, हम लोग ऐसे किसी त्योहार पे गए थे, एक बच्चा डूब रहा था, उसको ड्राउनिंग हो गया था, सांस नहीं ले पा रहा था, हमने उसको इस प्रकार के मेथड से बैक साइड से उसका सारा पानी निकाल दिया, और उसके बाद उसको माउथ टू माउथ सप्लाई किया, 5 मिनट के अंदर बिल्कुल हॉस्पिटल ले जाते जाते बिल्कुल नॉर्मल कर दिया, हमने हमारी गाड़ी में लाद के लेकर गए थे, बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। इसलिए प्रूवन के साथ बोलता हूँ कि ये प्रोसेस बहुत इफेक्टिव है, किसी भी पेशेंट की लाइफ सेव कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरी होती है मैकेनिकल मेथड। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की मैकेनिकल मेथड बहुत नेसेसरी होती है जब सब्जेक्ट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की जरूरत लंबे समय तक होती है, तो ये रेस्पिरेटरी फेलियर के दौरान बहुत एसेंशियल होता है। रेस्पिरेटरी मसल्स की यदि पैरालिसिस हो गई कोई दूसरे काज के कारण, यानी कि आपको पहले से कोई मेजर इंसिडेंट रहा हो रेस्पिरेटरी का, और आप वहां पर इस प्रकार की कंडीशन में चले गए ड्राउनिंग में, तो डेफिनेटली रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा। इसीलिए ड्रिंकर मेथड या वेंटिलेशन मेथड, दोनों मेथड होती है जिसके माध्यम से वहां पर दोस्तों पर्टिकुलर मैकेनिकल मेथड के माध्यम से आपको ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है। जो ड्रिंकर मेथड होती है दोस्तों, इस मेथड में जो मशीन यूज होती है उसको आयरन लंग चैम्बर या टैंक रेस्पिरेटर कहते हैं, बड़े बड़े टैंक होते हैं दोस्तों, उसके माध्यम से आपके लंग को रेस्पिरेशन प्रोवाइड किया जाता है। इस इन पर्टिकुलर इक्विपमेंट में एक आर्टिफिशियल चेंबर होता है दोस्तों, जो आयरन या स्टील का बना होता है, सब्जेक्ट का इस चेंबर के अंदर रख दिया जाता है, केवल हेड को चेंबर के बाहर रखते हैं, ठीक है। और कुछ पंप के द्वारा चेंबर के इनसाइड के प्रेशर को पॉजिटिव और नेगेटिव अल्टरनेट करते रहते हैं, अंदर के प्रेशर को पॉजिटिव नेगेटिव, जो हमने किया वही तरीका है, ठीक है। और यहाँ पर चेंबर में नेगेटिव प्रेशर के कारण सब्जेक्ट का थोरेसिक केज एक्सपेंड होना शुरू होता है और इंस्पायरेशन उत्पन्न होता है, और पॉजिटिव प्रेशर के कारण वो एक्सपायरेशन को उत्पन्न करता है। यानी ये टैंक रेस्पिरेशन के उपयोग के द्वारा पेशेंट को लंबे समय तक सर्वाइव रखता है दोस्तों, और प्राय 1 साल, जब तक कि वहां पर नॉक्टर्नल जितनी भी रेस्पिरेटरी फंक्शन रिस्टोर नहीं हो जाता है, आप 1 साल तक उसको इंस्ट्रूमेंट पर रख सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है वेंटिलेशन मेथड। माउथ के थ्रू पेशेंट के ट्रेकिया में एक रबर ट्यूब को इंट्रोड्यूस किया जाता है, सबसे कॉमन है दोस्तों, एक पंप के यूजिंग के द्वारा एयर या ऑक्सीजन को लंग्स में पंप करते हैं, एक प्रेशर के साथ इंटरमिटेंटली जब एयर के पंप किया जाता है, लंग्स का इन्फ्लेशन और इंस्पायरेशन उत्पन्न हो जाता है, और जब ये स्टॉप होता है दोस्तों तब एक्सपायरेशन उत्पन्न होता है, यानी एक साइक्लिकल रिपीटेशन वहां पर किया जाता है। और वेंटिलेशन के लिए जब उपयोग होने वाला एपरेटस जो होता है वेंटिलेटर कहलाता है, याद है ना आप वेंटिलेटर क्या होता है। इसका उपयोग मोस्टली एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, आप हर केस में ही वेंटिलेटर पे नहीं चढ़ा सकते किसी को, ठीक है। इसीलिए वेंटिलेटर 2 प्रकार का होता है, एक वॉल्यूम वेंटिलेटर होता है, एक प्रेशर वेंटिलेटर होता है। जो वॉल्यूम वेंटिलेटर होता है ये मिनिमम प्रेशर के साथ इंटरमिटेंटली पेशेंट के लंग्स में कांस्टेंट वॉल्यूम की एयर को पंप करता रहता है, लगातार एक कांस्टेंट वॉल्यूम की एयर को पंप करता रहेगा,
और जो प्रेशर वेंटिलेटर होता है दोस्तों, प्रेशर वेंटिलेटर के द्वारा कांस्टेंट लगातार हाई प्रेशर के द्वारा सब्जेक्ट के लंग्स में एयर को पंप किया जाता है। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है जो लगातार हर व्यक्ति में वहां पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, लास्ट आज रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट टॉपिक में बता रहा हूं दोस्तों, इसके बाद आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। कुछ डिसीजेस बची है जिसको हम लेते रहेंगे। कल से मंडे से हम लोग शुरू करेंगे आप लोगों का जो सब्जेक्ट रह गया है, जैसे मेल और फीमेल, इंडोक्राइनोलॉजी और शायद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, जो पढ़ना है मुझे बता दो, वो मैं पहले ले लूंगा। चलिए, लास्ट टॉपिक है, 10 मिनट आज एक्स्ट्रा हम लोग लेंगे। रेस्पिरेशन का एक्सरसाइज पर क्या इफेक्ट होता है? अगर आप किसी को रेस्पिरेशन के लेवल पर एक्सरसाइज करने को कह रहे हो, आप जान लो कि एक्सरसाइज आपके लिए लाइफ सेविंग है। अगर आप में से कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, आप गलत करते हो। ये मैं जितना वर्क करता हूं उसके लिए सुबह आधा घंटा मेरे लिए बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, सूर्य नमस्कार प्लस एक्सरसाइज जो नॉर्मल जो हम करते हैं, दिन भर तो करते ही एक्सरसाइज, चल फिर ऊपर नीचे ये वो सब हो जाता है, लेकिन ये इस प्रकार की एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। मस्कुलर एक्सरसाइज के कारण बॉडी डिफरेंट सिस्टम पर कई चेंजेस को क्रिएट करता है। कई चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं जो एक्सरसाइज की सिविरिटी के ऊपर चेंजेस की डिग्री डिपेंड करती है। कौन सी डिसीज है, कौन सा सिस्टम अफेक्टेड है, आप कैसे उनको एक्सरसाइज प्रोवाइड करके, योग प्रोवाइड करके आप वहां पर बेटरमेंट दे सकते हैं दोस्तों, ये आपको डिपेंड करता है। जब आप एक्सरसाइज का रेस्पिरेशन पर, पल्मोनरी वेंटिलेशन पर इफेक्ट देखोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे दोस्तों। पल्मोनरी वेंटिलेशन एयर का वो अमाउंट होता है दोस्तों जो 1 मिनट में लंग्स में इंटर होता है और लीव होता है। ठीक है, यानी 1 मिनट के अंदर कितना एयर गया, कितना बाहर गया, ये आपका एक्सरसाइज के दौरान रेस्पिरेशन का इफेक्ट होता है दोस्तों। यानी ये रेस्पिरेटरी रेट और टाइडल वॉल्यूम को प्रोड्यूस करता है। आपका रेस्पिरेटरी रेट और जो टाइडल वॉल्यूम होता है ये उसका प्रोडक्ट होता है, और इसीलिए लगभग 6 लीटर प्रति मिनट होता है, 6 लीटर प्रति मिनट। और इसी के साथ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है, हमने पढ़ा है दोस्तों। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट हमने पढ़ा 12 प्रति मिनट एवरेज होती है। एक्सरसाइज के दौरान हाइपर वेंटिलेशन यानी इंक्रीज इन रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन, आपकी बॉडी में रेट और फोर्स दोनों इंक्रीज हो जाता है। और इसीलिए मॉडरेट एक्सरसाइज में आपने हल्की से एक्सरसाइज करी तो रेस्पिरेटरी रेट लगभग 30 पर मिनट हो जाती है, 30 पर मिनट तक चली जाती है, और टाइडल वॉल्यूम 2000 ml तक चला जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज होकर लगभग 60 लीटर प्रति मिनट हो जाएगा। 60 लीटर जो मॉडरेट एक्सरसाइज के दौरान आपको देखने को मिलेगा। और सब सीवियर जब मस्कुलर एक्सरसाइज करते हो दोस्तों, ये ज्यादा राइज होकर लगभग 100 लीटर पर मिनट तक चला जाता है। आप जानते हो कितनी गंदगी साफ कर दी आपने बॉडी को कितनी फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी। बॉडी का ऐसा कोई सा सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम नहीं मौजूद है जहां पुरानी एयर जो आपके रेसिडुअल एयर है वो पड़ी हुई है। ठीक है, डेड स्पेस में जो पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है, वो कई बार रिप्लेस हो जाती है। आप सोचो कि आपकी पूरी बॉडी में कितने जगह पर आपने फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया, तो बॉडी की डिमांड क्या हुई, बॉडी का हेल्थ का लेवल क्या हुआ, आपने पूरी गंदगी को बाहर निकाल के फेंक दिया। और इसीलिए एक्सरसाइज का प्रयोग आप जो कराते हो किसी भी डिसीज के लेवल पर, आप बहुत अर्ली स्टेज में उसकी बॉडी को डेवलप कर जाते हो। ठीक है, उसकी बॉडी की जो भी डिजनरेशन, डिस्ट्रक्शन होती है ना, उसको तुरंत आप सबसाइड कर देते हो। इसलिए हायर सेंटर को आप स्टिमुलेट करते हो, इसलिए आप कीमो सेंटर को स्टिमुलेट करते हो, इसलिए आप वहां पर प्रोप्रियो सेंटर को स्टिमुलेट करते हो। ठीक है, आप यहाँ पर स्पेशली बॉडी टेम्परेचर को वहां पर इंक्रीज करते हो, स्पेशली आप एसिडोसिस के लेवल को यहाँ पर पल्मोनरी वेंटिलेशन के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान इन सारे फैक्टर को इंक्रीज करते हो। और इसीलिए इनका बेटर इंपैक्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। और ये बेटर इंपैक्ट कैसे मिलेगा, एक एक चीज समझ लो कि आप अगर हायर सेंटर को स्टिमुलेट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज के ऑनसेट के दौरान रेस्पिरेशन की रेट और डेप्थ क्या होगी, गहराई क्या होगी, इंक्रीज होती है। और कभी कभी एक्सरसाइज की स्टार्टिंग के पहले प्राय थ्रॉट या एक्सरसाइज के एंटीसेप्टिक के कारण
याद रखना उसके एंटीसिपेटिक के कारण रेस्पिरेशन का फोर्स और रेट इंक्रीज हो जाता है। जो सिल्वियन कॉर्टेक्स होता है, जो मोटर कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन होता है, ऐसे हायर कॉर्टेक्स के हायर सेंटर के एक्टिवेशन के कारण ये साइकिक फिनोमिना होता है दोस्तों, जो पर्टिकुलर पूरी ब्रेन को एक्टिविटी में लगा देगा। तो जितनी गंदगी होगी ना फटाफट ब्रेन साफ कर देगा। रेस्पिरेटरी सेंटर के स्टिमुलेशन के द्वारा, रेस्पिरेटरी प्रोसेस के एक्सेलरेशन के द्वारा, हायर सेंटर के द्वारा न्यू प्रोडक्शन, न्यू सेल्स का जनरेशन, जितनी पुरानी सेल्स है उनकी गंदगी को कोने कोने को भी, भाई दीपावली पे आप साफ सफाई करते हो ना, समझ लो आपने हायर सेंटर को एक्टिवेट करके पूरी दीपावली की साफ सफाई एक बार में कर दी। ठीक है, ये कंडीशन देखी जा रही है। इसलिए जब कैंसर का पेशेंट आता है, इसलिए जब रीनल फेलियर का केसेस आता है, इसलिए जितने भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं उनमें रामदेव बाबा को देख लो क्या बेनिफिट उठाया जा रहा है। इसी पूरे फिनोमेना का बेनिफिट उठा रहे हैं योग के द्वारा। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इसका बेटर हाफ बताऊंगा, योग से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या इंपैक्ट आता है और उसका एडवर्स इफेक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे कैसे पड़ता है बताऊंगा दोस्तों। याद रखना कीमो रिसेप्टर जो कि एक्सरसाइज इंड्यूस हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया के द्वारा स्टिमुलेटेड हो जाता है। आप बाहर निकाल रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर को इंपल्स सेंड करता है और रेस्पिरेटरी सेंटर इसके कारण रेस्पिरेशन की रेट और जो फोर्स होता है उसको इंक्रीज कर देता है। अब जब आपकी बॉडी के रेस्पिरेटरी रेट और फोर्स इंक्रीज हो गए, बॉडी की ग्रोथ सोचो आप कितनी हेल्दी इन्वायरमेंट में होगी। अब जब आपकी बॉडी की ग्रोथ कितनी हेल्दी इन्वायरमेंट में होगी तो आप मुझे बताओ आपकी एज बढ़ेगी या घटेगी? जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्यूरिफाई करते हैं, बॉडी के ऑक्सीजन डिमांड को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओगे, ऑक्सीडेशन ज्यादा से ज्यादा होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा से ज्यादा होगी, आपको एनर्जी एटीपी ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, हेल्थ और रिपेयर आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। आप क्या चाहते हो? यही है आपका सबसे बड़ा फिनोमेना। प्रोप्रियोसेप्टर जो कि एक्सरसाइज के दौरान एक्टिवेटेड होता है, इसके कारण सोमेटिक एफरेंट नर्व के माध्यम से सेंट्रल कॉर्टेक्स को इंपल्सेस सेंड करते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया, मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर को इंपल्सेस को सेंड करता है और इसी के कारण हाइपर वेंटिलेशन काज होता है। यानी पूरे आपने दरवाजे खिड़की सब खोल दिए, ज्यादा से ज्यादा गंदगी जो गैसेस की होती है आपने बाहर निकाला। यही कारण है आगे बॉडी टेम्परेचर पे आप देखते हो मस्कुलर एक्टिविटी के द्वारा बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो आप। ठीक है, अब जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जो रेस्पिरेटरी टेम्परेचर के जो टेम्परेचर होता है जो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है और ये वाइटिलेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, जो आपकी वेंटिलेशन के प्रोसेस होती है उसकी वाइटिलिटी को बढ़ा देता है। इसलिए जब वेंटिलेशन इंक्रीज होगा, आप सोचो आपको कितना अच्छा महसूस होगा। हाँ यार, अब तो मैं बहुत तरोताजा महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत हेल्दी महसूस कर रहा हूँ, ये कंडीशन। ठीक है, फिर एसिडोसिस क्या होता है? एक्सरसाइज के दौरान एसिडोसिस डेवलप हो जाता है, यानी रेस्पिरेटरी सेंटर को भी स्टिमुलेट करता है जिसके कारण हाइपर वेंटिलेशन होता है, इसलिए एसिडोसिस होता है। और हाइपर मसल्स के द्वारा लैक्टिक एसिड बन रहा है, इसलिए एसिडोसिस हो रहा है। लेकिन ये बेनिफिटेड होता है, इसके कारण हाइपर वेंटिलेशन होता है, यानी गंदगी को सब बाहर निकाल दिया। इसीलिए दोस्तों ऑक्सीजन की कैपेसिटी का जो डिफ्यूजिंग का इफेक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेस्पिरेटरी कंडीशन के दौरान, रेस्टिंग कंडीशन के दौरान ऑक्सीजन की डिफ्यूजन कैपेसिटी लगभग 21 ml पर मिनट होती है, 21 ml पर मिनट होती है। जब आप मॉडरेट एक्सरसाइज के दौरान देखते हो, पल्मोनरी कैपिलरी के माध्यम से ब्लड फ्लो का इंक्रीज होना होता है और ऑक्सीजन लगभग 45 to 50 ml पर मिनट तक राइज होता है। अब आप सोचो आपकी बॉडी में पहले कितना हो रहा था? 21 ml, जस्ट डबल 45 to 50 ml पर मिनट तक आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का राइज हुआ। आप बताओ फायदेमंद है या नुकसानदायक है? ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसीलिए जब इफेक्ट ऑन कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन देखते हो कि ऑक्सीजन का कंजप्शन पे आप इफेक्ट देते हो, टिश्यू के द्वारा ऑक्सीजन कंज्यूम्ड होता है, पर्टिकुलरली स्केलेटल मसल्स एक्सरसाइज के दौरान बहुत ही ज्यादा वहां पर प्रभावित होता है दोस्तों। तो एक्सरसाइज के दौरान मसल्स में वेसल्स के डायलेटेशन के कारण मसल्स के माध्यम से ज्यादा मात्रा में ब्लड का फ्लो होता है और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ब्लड से मसल्स में डिफ्यूज होता है और मसल्स के द्वारा उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा जो अवेलेबल होती है ऑक्सीजन की मात्रा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना एक्स्ट्रा आपने ऑक्सीजन दिया उतना एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वहां मसल्स के द्वारा यूज कर लिया गया। ये बेसिक साइंस यहाँ पर होता है। इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का जो इफेक्ट ऑन ऑक्सीजन डेप्थ,
यहाँ पर नजर आएगा। तो ये जो ऑक्सीजन डेप्थ जो होता है दोस्तों, ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा अमाउंट होती है जो सीवियर मस्कुलर एक्सरसाइज से रिकवरी के दौरान मसल्स के द्वारा रिक्वायर्ड होती है। मसल वहां पर इसको प्राप्त करता है। इसीलिए सीवियर मस्कुलर एक्सरसाइज के पीरियड के दौरान आपको देखना है दोस्तों, ऑक्सीजन के अमाउंट जो कंज्यूम्ड हुआ है वो ग्रेटली इंक्रीज हुआ आपके बॉडी में, और इसीलिए मसल्स में अवेलेबल क्वांटिटी की तुलना में रिक्वायर्ड जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में न केवल मसल की एक्टिविटी के लिए आवश्यक होती है, किंतु कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस को रिवर्सल करने के लिए भी आवश्यक होती है, जैसे कि लैक्टिक एसिड वहां बहुत बनेगा। तो लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज का रिफॉर्मेशन होता है दोस्तों, जो एक्सरसाइज के दौरान एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वहां पर ग्लूकोज बनेगा। क्रिएटिन फॉस्फेट और एटीपी के रीसिंथेसिस वहां पर लगातार शुरू हो जाएगा। यही क्रिएटिन फॉस्फेट होता है दोस्तों जो क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होता है, ये एनर्जी के लिए यूज होता है वहां पर, ठीक है। अगर ये क्रिएटिन फॉस्फेट और एटीपी का रीसिंथेसिस हुआ तो आपकी बॉडी में नॉर्मल प्रोसेस होगी, लेकिन अगर रीसिंथेसिस नहीं हुआ एबनॉर्मली आपके क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा। एचबी और मायोग्लोबिन से डिसोसिएटेड ऑक्सीजन की मात्रा का रिस्टोरेशन वहां पर हो जाता है। इसलिए याद रखना, इस रिवर्सिबल फिनोमिना के कारण सीवियर मस्कुलर एक्सरसाइज के बाद बॉडी में अवेलेबल ऑक्सीजन की एक एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाती है, ठीक है। ये ऑक्सीजन डेप्थ रेस्टिंग कंडीशन के अंतर्गत कंज्यूम्ड होती है, जो ऑक्सीजन का अमाउंट लगभग 6 टाइम मोर होता है। इन एक नॉर्मल आप एक्सरसाइज के बाद या एक नॉर्मल कंडीशन में जब रेस्ट करते हो, उस कंडीशन में जितनी आप बॉडी में ऑक्सीजन होती है उसकी 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ पर होती है। इसलिए इस रिवर्सिबल फिनोमिना का बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके बॉडी पर पड़ता है। इसीलिए इफेक्ट ऑन VO2 मैक्सिमम, आपका जो मैक्सिमम एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंतर्गत जितने भी कंज्यूम्ड ऑक्सीजन का अमाउंट होता है ना, ये VO2 मैक्सिमम कहलाता है, यानी मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट के प्रोडक्ट और मसल्स के द्वारा कंज्यूम्ड ऑक्सीजन की जितनी भी मैक्सिमम अमाउंट होता है उसका यह प्रोडक्शन होता है। इसलिए याद रखना, एक हेल्दी मेल और एक नॉर्मल एक्टिव मेल में VO2 मैक्सिमम 35 से 40 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट होना चाहिए, पर मिनट इतना होना चाहिए। इसलिए फीमेल में थोड़ा कम होता है, 30 से 35 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट, ठीक है, पर मिनट के लेवल। इसलिए एक्सरसाइज के दौरान VO2 मैक्सिमम 50% इंक्रीज हो जाता है, मैक्सिमम इसका 50% इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। इसीलिए लास्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी क्वोशंट। जो इस रेस्पिरेटरी क्वोशंट्स होते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन जितनी भी ऑक्सीजन कंजम्पशन की जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन की मोलर रेडियो रेस्पिरेटरी क्वोशंट होता है, मतलब जितना ऑक्सीजन ले रहे हो उतना कार्बन डाइऑक्साइड भी बनना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी ब्लड से ज्यादा होती है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके अगेंस्ट उतनी ही बनेगी, उतनी बाहर भी निकलना है। इसलिए रेस्पिरेटरी क्वोशंट रेस्टिंग कंडीशन के दौरान 1.0 और एक्सरसाइज के दौरान जस्ट डबल 1.2 टू 2 के आसपास इंक्रीज हो जाता है। यद्यपि एक्सरसाइज के इन पर रेस्पिरेटरी क्वांटिटी वापस 0.5 रिड्यूस होकर 1.0 पर आ जाता है। इसलिए एक प्रकार से देखा जाए तो ये रेस्पिरेटरी की जो प्रोसेस होती है पर्टिकुलर आपकी पूरी लंग्स को कैपेसिटी को प्रमोट करती है, आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन प्लस कार्डियो सर्कुलेशन को बैलेंस करती है, और पूरी बॉडी को रीग्रोथ, रीजनरेट, बिल्कुल प्यूरिफाई करने का काम करती है। इसलिए एक्सरसाइज करने से बॉडी की आर्टरीज और वेन्स की इलास्टिसिटी मोटिवेट होती है, इसलिए आपकी आयु 10 साल बढ़ जाती है, ठीक है। ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट टॉपिक जो मैंने आज आपको कंप्लीट कर दिया। अब कुछ डिसीजेस बची है जो हम डेली ले लेंगे और अगला सब्जेक्ट शुरू करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। अगर चीज पूछना है हेलो जी, फिरदौस आलम सर। फिरदौस आलम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी थैंक यू सर। जो आज आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो बताए उस पर मैं परसों एक 4 महीने बच्चे का फीडबैक लिया जिसका 6 दिन से एडमिट था, उसका पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ रहा था, यानी ऑक्सीजन लगाने के बाद आ रहा था उसको 95 और निकालने के बाद 70-75 आ रहा था।
रोजाना मतलब 15 दिन टेस्टबैक्टम वगैरह इंजेक्शन दे रहा था, लेकिन वो कवर नहीं हो रहा था। बाकी निमोनिया वगैरह कुछ भी नहीं था, लेकिन यही नहीं हो रहा था। तो मेरे दोस्त आए था, तो फोन करा कि ऐसा ऐसा बात, हम कहे कुछ भी मत करो, मैं आता हूँ लेकर के 2 एप्लीकेशन, एक स्पाइनल कोड पे, एक हार्ट एप्लीकेशन, और एस्टेन P1 का D4 में ग्लोबल्स बना करके मैं उसको माँ को दिया खाने के लिए, कि हर आधे घंटे पे 5-5 गोली खाइए और इसी से फीडिंग करवाइए इसको। सर रात में मैं उसको 12 बजे दिया, और कल होकर के दिन में 12 बजे डिस्चार्ज कर दिया उसको। वेरी गुड सर, बहुत बहुत बधाई। बोला कि ऐसा ये कैसे हुआ? कॉन्फिडेंस। वो जो पीडियाट्रिशियन वो पूछ रहा है कि ऐसा कैसा हुआ। हम 6 दिन से ट्राई कर रहे थे और उसको मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था, यानी रोजाना कंडीशन एक ही हो रहा था, एक ही हो रहा था। ये रात भर में ऐसा कैसा हुआ, क्या खाए क्या खाए? बोल नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं खाया, दवा चल रहा है ना। मैं उनको बोल देता कि अगर आप बताएंगे कि हाँ ये लगा रहे हैं, तो उसको बंद कर देगा आपको, फिर अपना वो अपना मीटर चालू रखेगा, इसलिए बोलना ही नहीं उसको, आपको ये दवा से नुकसान नहीं करेगा। वो लेके चला आया सर, बहुत खुशी है उसका। बोला कि सर मेरा रोजाना जो 10,000 रुपये लग रहा था, वो कितना पैसा लगा देता बोले। बहुत बढ़िया सर। खुशी इसी बात की होती है कि आपने एक बहुत छोटे से बच्चे को भी पैसा इन्वेस्टमेंट से बचा दिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत ओरल बढ़िया। नहीं, इसलिए उसको ओरल नहीं ले सकता था, इसीलिए मैं सिर्फ खाली आपको एप्लीकेशन पे यूज करा, और उसको माँ को दिया, फीडिंग करा रहा था, माँ को दे दिया उसको। तो बहुत बहुत अच्छा बढ़िया रिजल्ट। सर, सर एक, बहुत बढ़िया। ये चीज प्रूफ होता है सर, ये चीज प्रूफ होता है। बहुत बढ़िया। जी सर, एक डॉट है कि वो एक प्रेगनेंसी में कंसीव करा है, तो उसको हम्म, थायराइड जो है सो 5.5 है। तो क्या हम्म। L2 C3 L2 RE का जो है D5 में, वो D5 में RE दे सकते हैं ना उसको? सर यहाँ पर आप C13 आरी दीजिए, ठीक है। C13 आरी दीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि आप जब ग्रोथ आएगी प्रेगनेंसी के दौरान, तो ऑलरेडी थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बिल्कुल सर। ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप C13 आरी दीजिए पहले, पहले है ना। डबल C13 RE। बिल्कुल C13 आरी दीजिए आप, ओके। और उसके बाद में इम्पैक्ट देखकर आप धीरे से S2 C2, है ना, L2 या S2 C3 L2 आरी को दे दीजिएगा D5 या सेकेंड डायल्यूशन में। अच्छा, बाद में देना है वो? बिल्कुल। जी जी, ठीक है। जी थैंक कोरी, जी कोरी सर, अरुणेंद्र कोरी सर, कोरी सर। हेलो। हाँ कोरी सर, बोलिए। सर जी, मैं बोल रहा था कि एक पागल व्यक्ति था जो एक जगह बैठा रहता था और कोई मतलब उसके दिमाग मतलब चलता ही नहीं था। इस ऐसे पेशेंट्स को मैंने A1 F1 C1 H1 RE सेकेंड डाइल्यूशन में दिया था, हम्म, और उसको काफी फर्क पड़ा सर। 2 महीने के अंदर काफी एक्टिविटी उसकी चेंजेस हुई है उसकी। जी। तो यदि इस प्रोटोकॉल को फॉर ऐसा व्यक्ति जो कोमा से बाहर आया है लेकिन अब किसी को पहचान नहीं रहा है, तो क्या उसको A1 F1 C1 S1 और W यदि दिया जाए तो क्या उसको फर्क पड़ेगा सर इसमें? बिल्कुल पड़ेगा सर। और उसमें स्पाइनल कार्ड का जो आयल है वो दे दें, और एक हेड कॉम्प्रेस आयल दे दें, तो उसमें फर्क पड़ जाएगा सर इसमें? फुल पड़ेगा सर, पूछने की जरूरत ही नहीं है, 100% रिजल्ट आएंगे। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक ठीक यू है। वेरी मच, थैंक यू जी। जी। जी ज्ञानी सर, सुरेश ज्ञानी सर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरी बरसात में जो पानी नहीं गिरा, कल दोपहर 3 बजे से आज अभी तक कंटिन्यू पानी गिर रहा है। हमारे यहाँ के तालाब फुल हो गए एक दिन में, बहुत सीवियर पानी गिर रहा है। जी ज्ञानी सर बोलिए। नमस्कार ज्ञानी जी। सर नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ जी, सर मैं ये नमस्ते, पूछ रहा था बोलिए। कि एक जीप पे गांठ। हाँ जी, सर। जीप पे गांठ है जी, राइट साइड में, और 5-6 सर आप सालों से है जी। फोटो बताइएगा सर टेलीग्राम पे, मैं प्रोटोकॉल तब बता पाऊंगा आपको। ठीक है। ठीक है, गठान किस प्रकार की है, वो गठान देखकर, उसके कैरेक्टर को देखकर मैं आपको प्रोटोकॉल बताऊंगा। आप टेलीग्राम पे डालिएगा, मैं बता वो दूंगा। वो दिखती दिखती नहीं है सर, वो अंदर जाके है हलक में। सर वो देखे बगैर मैं नहीं बता पाऊंगा प्रोटोकॉल। आप लाइट से कोशिश कीजिएगा, अगर कुछ दिख पाए आपको या उसकी कोई रिपोर्ट हो तो आप मुझे डालिएगा। ठीक है।
ठीक है।